राजकुमार सुशीम के दल में होने का लाभ ही लाभ है। देखो, पर्याप्त भोजन सामग्री, शस्त्र, जल इत्यादि, वन में सबको जीवित रखने हेतु सारी सामग्री हमने प्रचुर मात्रा में अर्जित की है। इसे अर्जित करना नहीं, लूटना कहते हैं। लूटना नहीं, रणनीति कहते हैं मूर्खानंदन। प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए प्रतिद्वंदी दल को दुर्बल करना आवश्यक है, और वही मैंने किया। इसे कहाँ कुछ समझ आएगा। इसने तो अशोक की चाटुकारिता करने में अपनी सोच समर्पित की हुई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ सुशीम कि श्यामक के दल का क्या हाल हो रहा होगा। बेचारे थके हारे, भूखे प्यासे। इंद्रजीत, मेरे प्रति तुम्हारी स्वामी भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रभावित, और इसका पुरस्कार भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात मैं तुम्हें ही अपना सेनापति नियुक्त करूं। हे मगध के भविष्य, तुम्हारा हृदय अत्यंत विशाल है। तुम्हारी कृपा दृष्टि जिस पे पड़े, समझो उसका भाग्य खुले। सत्य वचन। राजकुमार सुशीम की जय। राजकुमार नहीं, युवराज सुशीम की जय। युवराज सुशीम की जय। श्यामक का दल कहाँ तक पहुँचा हो? यह तो पता नहीं कि श्यामक का दल कहाँ तक पहुँचा होगा, किंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि उसकी दल की स्थिति अत्यंत दयनीय होगी। सुबाहु तो कब का दलदल में फंस गया था, और अशोक तो आरंभ रेखा पर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा होगा। वो प्रतियोगिता में पीछे अवश्य रह गए, किंतु उसका यह अर्थ नहीं कि वो हार गए। श्यामक अपने दल के साथ शीघ्र ही यहाँ पहुंचता होगा, और अशोक, उसकी गति की तीव्रता तो स्मरण होगी ना आप सबको। विचित्र प्राणी हो गया है। प्रतिद्वंदी की विजय की कामना करेगा। कदाचित इस पे भार कम हो गया, इसलिए भ्रमित हो। हाँ, अब जब इस बोझ के कारण इसकी पीठ टूटती जाएगी, इसे ज्ञात हो जाएगा कि भावी सम्राट के दल में रह गए किसी और का यशगान करने का परिणाम क्या होता है। यही अंतर है तुम में और अशोक में। एक और तुम हो जो अपने ही दल के सदस्य के प्रति पक्षपात कर रहे हो, इसलिए कि मैं अशोक का प्रशंसक हूँ, और एक और अशोक है जो अपने शत्रु को संकट में देखकर उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। यदि अशोक को समझने का प्रयास करोगे तो बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। इतना दुस्साहस। सुशीम, जाने दो। ऐसे क्रोध करने से केवल हमारी ऊर्जा का व्यय होगा। चलो सब, विश्राम का समय नहीं है। इससे पहले कि श्यामक हमारे समीप पहुंचे, हमें आगे बढ़ना होगा। बिना भोजन और जल के श्यामक और उसके दल के लिए अत्यंत ही कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भ्राता सुशीम और उनका दल हमसे बहुत आगे निकल गए। गति बढ़ाओ, हम बहुत पीछे रह गए। सूर्यास्त से पहले पड़ाव पर पहुंचना भी असंभव हो गया है। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। ना हमारे पास भोजन है और ना ही रक्षा करने हेतु कोई शस्त्र। रुको, क्या हुआ? मैं और नहीं चल सकता, मुझे प्यास लगी है, मेरा कंठ सूख रहा है। मानचित्र के अनुसार हम जलाशय से बहुत आगे आ गए हैं। हमें और आगे जाना होगा चंद्रभानु। चलो प्रयास करो। नहीं, मैं नहीं जा सकता, आप लोग प्रस्थान करो। वैसे भी सुशीम हमसे बहुत आगे है, उसके दल को पराजित करना असंभव है। यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो असंभव होगा। किंतु बिना जल के हम कितनी दूर तक आगे जा सकेंगे, और वो भी इतनी कड़ी धूप में। तो भाव यही तो प्रतियोगिता की चुनौती है कि कोई भी स्थिति हमें अपने लक्ष्य से भ्रमित ना कर सके। तो तुम ही बढ़ो आगे, मैं भी थक चुका हूँ, प्यास से प्राण निकलने को है।
अद्भुत अशोक, अद्भुत। ये विधि तो मुझे प्रशिक्षण में भी नहीं सिखाई गई थी। इस विधि को सीखने के लिए राजकीय विद्यालय की नहीं, वन में जीवन निर्वाह के अनुभव की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो तुम वनराज हो। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। इन लकड़ियों को धारीदार बनाकर हम इनका उपयोग वन में पशुओं को भयभीत करने के लिए कर सकते हैं। और इसका भी उपयोग कर सकते हैं हम पशु को डराने के लिए। मेरा भाग्य अच्छा है जो मेरी सेना को तुम्हारे जैसा बुद्धिमान साहसी सेनापति मिला है। सेनापति? नहीं समझे? मैं राजा, ये तीनों मेरे सैनिक जो पराजय से पहले ही पराजय स्वीकार कर चुके हैं, और तुम मेरे सेनापति जो इन पराजित सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सेनापति जी की प्रशंसा करते रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे सम्राट श्यामक। ये धुंध, ये अवश्य किसी चुनौती का संकेत है। हमें सतर्क रहना चाहिए। शीघ्रता में हम किसी संकट में फंस सकते हैं। सतर्क रहने की आवश्यकता तुम्हें होगी, मुझे नहीं। हमें इस दिशा में जाना चाहिए। भद्राक्ष, भद्रक्ष, भद्रक्ष, ये तो मूर्छित हो गया है। प्रतियोगिता से बाहर भी। इस बाण में जो लेप लगा हुआ है वो रक्त में मिश्रित होकर व्यक्ति को मूर्छित कर देता है। निस्संदेह हम आदिवासियों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। एक मूर्छित सदस्य की वजह से मैं अपनी गति कम नहीं कर सकता। उचित निर्णय लिया सुशील। यहाँ से बाहर निकलने के लिए इन तीरों से बचना अनिवार्य है। चलो। हम फंस गए सुशीम। इन कायरों के कारण श्यामक अवश्य मुझे पछाड़ कर आगे निकल जाएगा। इस धुंध में हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। भद्राक्ष, इससे क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? चलो इधर। पाटलिपुत्र के सभी बावनों को प्रमाण पत्र की जांच कर दी है। केवल यही एक वामन है
जिसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। वरहमीर कहाँ है? वरहमीर? कौन वरहमीर? प्रतीत होता है तुम्हें यंत्रणा अधिक प्रिय। सत्य कह रहा है वो। मुक्त कर दो इन वामनों। किंतु आचार्य, इन वामनों में से कोई भी वामन वराहमिहिर के साथ भूमिगत निर्माण कार्य में कार्यरत नहीं हो सकता। किंतु आचार्य, ये आप कैसे कह सकते हैं? इन सारे वामनों के कोहनी से लेके उंगली तक सूक्ष्म निरीक्षण करो। उनके हाथों पर किसी भी प्रकार का व्रण नहीं होगा। व्रण? हाँ, व्रण। जो भी वामन भूमिगत गुप्त निर्माण का कार्य करता है उसे रेंगना पड़ता है। रेंगते रेंगते उनके कोहनी से लेके उंगली तक किसी न किसी प्रकार का व्रण अवश्य हो जाता है। इन वामनों के हाथों में उस प्रकार का कोई भी व्रण नहीं है। तो आचार्य, हम इस वरहमीर तक किस प्रकार से पहुंचेंगे? हम वराहमिहिर तक नहीं पहुंचेंगे, वो स्वयं हम तक पहुंचेगा। और मैं जानता हूं कैसे। बचाव के लिए कोई शस्त्र नहीं है। माँ कहती है शस्त्र आवश्यक नहीं, हम अपने बचाव के लिए और भी उपाय सोच सकते हैं। और भी उपाय? अभी दिखाता हूँ। इसके रचनात्मक उपाय से कहीं हमारा भी कल्याण न हो जाए। यदि हमने शीघ्रता नहीं दिखाई तो सूर्यास्त होने तक पड़ाव तक पहुंचना ही असंभव है। सुशीम तो अब तक पहुंच भी चुका होगा। ऐसा लग रहा है कि हमें चारों तरफ से आदिवासियों ने घेर लिया है कि घेरे से बाहर निकलना संभव प्रतीत हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अशोक कर क्या रहा है। शामक, दल के मार्गदर्शन का दायित्व तुम्हारा है, उस तुच्छ प्राणी का नहीं। दंडक, उसका नाम अशोक है। ये प्राकृतिक धुन नहीं, आदिवासियों बनाई गई धुन है और ये बहुत दूर तक फैली भी नहीं है। उन्होंने इस धुन के द्वारा हमें भी घेरा हुआ है और मैंने अभी भी देखा कि राजकुमार सुशीम और उनका दल भी इस धुन में फंसा हुआ है। यदि हम किसी प्रकार इस घेरे से निकल जाते हैं तो आदिवासी हमें पकड़ नहीं पाएंगे और हम राजकुमार सुशीम के दल से आगे निकल जाएंगे। इन बाणों को भेजकर हम बाहर नहीं निकल सकते। निकल सकते और बड़ी सरलता से निकल सकते, बस अब उन आदिवासियों की दृष्टि में आए ना। कैसे संभव होगा? हाँ, अदृश्य हो जाएंगे हम। उतारिए, उतारिए, अपने अपने उतरिए, उतारिए, मुझे दीजिए, उतारिए। कौन नहीं चाहेगा इस आकर्षक नवयौवना के नीलवर्ण नेत्रों से आहत होना? आखिर कौन नहीं चाहेगा इस यूनानी मूल के श्वेत वर्ण को ग्रहण करना? अति सुंदर। इसे देखकर तो आभास होता है कि मन तृप्त हो। 2 पन्ने ये लीजिए। 50 पन। हम्म, 50 पन तो इसके श्रृंगार पे ही व्यय हो जाते हैं। इसके 100 पन। मैं 200 पन्ने दे सकता हूँ। इसे मुझे सौंप दो। अरे हाँ, तुम्हें सौंप। इसके 500 पन। अब ये हमारा आत्मसम्मान की बात है। 800 पन। पहले अपने घर और पत्नी का आभूषण तो छुड़ा लो जो गिरवी रखे हैं। 2 सहस्त्रपण। 2 सहस्त्रपण? 2 सहस्त्रपण तो वही दे सकता है जो इसका असली मूल्य जानता हो। आइए श्रीमान, ये अब आपकी हुई।
तुम्हारी वजह से। श्रीमान, आपने इसका अत्यधिक मूल्य लगा दिया। अरे ये हमारे आत्मसम्मान की बात थी। हमारे भी आत्मसम्मान की बात है। हम भी ऐसा नहीं देख सकते। इनकी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हुआ है। हम कह चुके हैं ये हमारे आत्मसम्मान का सवाल। अरे हम भी कह रहे हैं कि हमारे आत्मसम्मान की बात है। आप समझते क्यों नहीं है? देखिए, आपस में भिड़ने से क्या लाभ, वो तो गई, किंतु तुम जैसे निर्धनों के लिए मेरे पास कुछ आकर्षक है। आइए मेरे साथ। प्रणाम आचार्य। कल्याण वस्तु। आपकी सेवा में उपस्थित हैं आचार्य। तुम्हें अग्रिम और वीरभद्र को अंतराल के पश्चात एक साथ देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। याद नहीं था कि इस अंतराल में आप अपनी वृद्धावस्था को इस तरह से प्रत्यक्ष होने देंगे। आचार्य, आप ठीक तो है ना? औषधि मंगवाऊं? मेरी आंतरिक कटुता ही इस रोग के लिए पर्याप्त होगी। चित्रगुप्त, तुम सभी को एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ बुलाया है। आज्ञा दें आचार्य। इस समय पाटलिपुत्र में राजपुत्र जस्टिन और अग्निशिखा के लिए जो नवीन राजभवन का निर्माण कार्य हो रहा है, उस निर्माण कार्य के लिए वराहमिहिर को बुलाया गया है। प्रतीत हो रहा है कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। कैसा षड्यंत्र आचार्य? राजकोष को रिक्त करने का षड्यंत्र, ताकि कोई भी आपातकालीन परिस्थिति में या युद्धजन्य परिस्थिति में मगध साम्राज्य आक्रमण का प्रति आक्रमण न कर पाए और पराभव का स्वीकार कर ले। वर्षों पूर्व धननंद ने भी एक ऐसा ही षड्यंत्र रचा था। भूमिगत बहुत विशाल कक्ष का निर्माण करने के लिए उसने वराहमिहिर को बुलाया था। कैसा विशाल कक्ष बनाया था जिसमें धननंद मगध साम्राज्य के राजकोष का धन चुरा चुरा कर रखता था। इस समय सेल्यूकस निकेटर, देवी हेलेना और जस्टिन, ये तीनों मिलकर ऐसा ही कोई षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। हमें सचेत रहना होगा और स्मरण रहे, यदि ऐसा कोई भी संदेहास्पद सूत्र प्राप्त होता है तो शीघ्रातिशीघ्र मुझे सूचित करें। जिस किसी की भी गतिविधि संदेहास्पद दिखाई दे तो उस पर दृष्टि रखो, विशेषकर वामनों पर। चित्रगुप्त, राजकोष का कार्यभार तुम ही संभालते हो ना? जी आचार्य। कोषाध्यक्ष हीरक को साथ में लेकर इस बात का शोध करो कि मगध साम्राज्य के राजकोष का धन कितनी मात्रा में, कहां और क्यों जाता है। राजकोष के धन के चोरी करने के प्रमाण हमें एकत्रित करने होंगे। आचार्य, मेरे लिए क्या आदेश है? उन सभी श्रमिकों पर दृष्टि रखो जिन जिन को उज्जैनी से इस राजभवन के निर्माण कार्य के लिए बुलाया गया है, और सभी शेष नगर वधुओं को इस कार्य में सम्मिलित करो। स्मरण रहे, ये संपूर्ण कार्य अत्यंत गोपनीयता से होना चाहिए। जी आचार्य।